नमस्कार दोस्तों। हिंदी मीडियम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आगामी जो बिहार के एग्जाम है उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल सबसे पहले मैंने आपको कवर करवाया। उसकी सारी क्लासेस बना दी, प्लेलिस्ट बना दी और आपको पीडीएफ दे दी। और लगातार आप लोग उसको मतलब कि पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जो पीडीएफ है उसको सामने रख के सुन भी रहे हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने जो बिहार का करंट अफेयर होता है, जो उसके इकोनॉमिक सर्वे, बजट या जनरल करंट अफेयर जो होती है, सारी कुछ मतलब कि आपको अच्छे से व्यवस्थित ढंग से करा दी, कहीं भी भटकने की जरूरत जिससे आपको ना पड़े। तीसरे स्टेप में बिहार पीसीएस में या सीडीपीओ में, हेडमास्टर में या मोटर व्हीकल जो मतलब कि एग्जाम होता है, उसका जितने भी एग्जाम होते हैं सबके जो प्रीवियस ईयर सवाल है, इवन और मेन फोकस इसमें ये है कि जो 38वीं बीपीएससी से लेकर 17th जो 70 बीपीएससी का री एग्जाम हुआ, वहां तक की जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको कराना शुरू किया। उसमें सबसे पहले मैं जो बिहार स्पेशल से जुड़े हुई चीजें थे उनको करा दिया। फिर बायोलॉजी करा दी, आपको फिजिक्स करा दी। उसके बाद हिस्ट्री करा रहा था। हिस्ट्री में 2 वीडियो मैंने आपको बना के दे दिए, 50-50 सवाल के। कहने को तो 50 सवाल है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखोगे तो कम से कम 120-30 तक पहुंच जाती है। ठीक है। और 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है, जिसकी वजह से आपका रिवीजन भी आसानी से जल्दी से हो जाता है, आपको लोड नहीं आता या बोझिल महसूस नहीं होता है। आज वही तीसरा वीडियो है, इसमें भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए हिस्ट्री का जो तीसरा वीडियो है उसको शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे क्या हो, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और रिवीजन भी हो जाए, पीडीएफ आप सामने रख के सुन भी पाए, उस हिसाब से करेंगे। देखो, पागल पंथ की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना होती है। ये एक धार्मिक संप्रदाय रहता है। जब करम शाह की मृत्यु हो जाती है तो ये जो पागल पंथ धर्म ये एक धार्मिक संप्रदाय है, इसका जो उत्तराधिकारी बनता है, कौन बनता है? वो करम शाह का पुत्र टीपू, वही इसका उत्तराधिकारी बनता है और उसको आगे बढ़ाता है। फराजी क्या है? फराजी उन लोगों को कहा जाता था जो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये बंगाल वाले इलाके में बहुत ज्यादा मतलब कि जो फराजी आंदोलन चला था वो बहुत ज्यादा फेमस था। तो फराजी आंदोलन फराजियों के द्वारा चलाया गया। ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इनके हाजी शरीयतुल्लाह जब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसके हेड कौन बनते हैं या किनके द्वारा चलाया जाता है? इनके पुत्र दद्दू मियां द्वारा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। कूका आंदोलन जो पंजाब के इलाके में चलता है, कूका आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि सिख धर्म में जो भी बुराइयां आ गई हैं उनको दूर करना, जो मूल सिख धर्म है उसकी तरफ जाना। तो सिख धर्म को परिष्कृत करना इसका उद्देश्य होता है। और इसको किसके द्वारा हेड किया जाता है, गवर्न किया जाता है? तो वो कौन है? गुरु राम सिंह है। ठीक है। 1875 में दक्कन के दंगे जो होते हैं उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो ये जो है किसानों के द्वारा होता है और जो गरीब मजदूर इनके द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि महाजनों द्वारा बहुत सारी ऊंची दर पर ब्याज ले ली जाती है, इनसे जबरदस्ती किया जाता है, जिसकी वजह से ये जो है दक्कन के दंगे होते हैं। ठीक है। और देखो क्या है हमारे पास, महाराष्ट्र में जो रामोसी कृषक जत्था, ये इसके हेड कौन होते हैं या किसके द्वारा ये चलाया जाता है? तो बलवंत वासुदेव बलवंत फड़के जी हैं, इनके द्वारा चलाया जाता है। रामोसी विद्रोह, इसके नेता कौन होते हैं? सरदार चित्तूर सिंह। और ये पश्चिमी घाट में ये जो है विद्रोह होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं, मैंने अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं डाला है। मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है। तो जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वहां से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। ठीक है। बघेरा जो विद्रोह हुआ बघेरा जाति द्वारा, ये कब होता है? 1818 1820 के करीब होता है। इसमें होता क्या है, ये सवाल पूछा गया था कि ये विद्रोह हुआ कहाँ पे? तो आप बताएंगे कि ये विद्रोह बड़ौदा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि बड़ौदा का जो उस समय शासक था वो गायकवाड़ था, और ये अंग्रेजों के साथ मिलकर जो बघेरा जाति है इनके खिलाफ मतलब कि इनसे बहुत जबरदस्ती करते थे, वसूली करते थे, जिसकी वजह से इनका दमन होता था। जिसकी वजह से इन्होंने जो बड़ौदा के गायकवाड़ है उनके खिलाफ ये विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, याद रहना चाहिए। बिहार का चौरी विद्रोह ये कब होता है? 1798 में। इसकी इन्फॉर्मेशन ज्यादा कहीं मिलती नहीं है, लेकिन वही है कि पूछ लिया है और ऑप्शन जो बीपीएससी ने दिया है जो इसको करेक्ट माना है वो 1798 को माना है। तो हम उसी के हिसाब से ही चलेंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध किया कौन सी जनजाति ने? मानव बलि प्रथा का मतलब कि यूज करती थी या मतलब उनकी प्रथाएं थी बलि प्रथा। तो जब अंग्रेजों ने इसका निषेध किया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो कौन सी एसटी है या कौन सी ट्राइब है, कौन सी जनजाति है? तो आप बताएंगे कि वो खोंड ट्राइब है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ऐसा सवाल पूछा गया था कि छोटा नागपुर विद्रोह कब हुआ था। भाई छोटा नागपुर में कोई एक विद्रोह हो तब तो बताएं कि कब हुआ था। उसमें बहुत सारे विद्रोह हैं उस एरिया में। उस एरिया में कोल विद्रोह है, उस एरिया में संथाल विद्रोह है, उस एरिया में मुंडा विद्रोह है, वो विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हैं, उलगुलान जिसको कहते हैं मुंडा को। तो आप समझ लो कि ये विद्रोह कब होते हैं, आप ये समझ जाओगे तो छोटा नागपुर के विद्रोह का सारा आइडिया आपको लग जाएगा। इनकी डेट पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा, मिलान में पूछा जाएगा आपसे। 1830-31 के दौरान कोल विद्रोह होता है। इसके नेता जो होते हैं कोल विद्रोह के, आप बताओ कौन होते हैं?
संथाल विद्रोह जो होता है ये 1855-56 में होता है, और इसमें जो होता क्या है कि 1855 में मेजर बैरो को जो है, ये जो संथाली लोग थे, सिद्धो कानो लोग थे, इन्होंने पराजित कर दिया था। तो संथाल के नेता कौन कौन से, सिद्धो कानो, चांद भैरव, ये सब पूछा जाता है, सब आपको बता चुका हूँ। कोल विद संथाल, मुंडा, सब बीपीएससी की जो स्पेशल क्लासेस हुई हैं उसमें एक एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो वहां से सब चीजें कलेक्ट कर सकते हो। बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, यही तो टाइम है रिवाइज करने का, जितना हो सके, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के चक्कर में ना पड़ो। जो है उसी को, मतलब कि वही बची रह जाए लास्ट तक आपके पास, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में उन्हीं से गलत होता है, तो सिली मिस्टेक हुई ना तो अब आप बाहर हो जाते हैं। जो आपको आ रहा, जो आपका गेस काम कर रहा है, उसके हिसाब से ना मार के दूसरी जगह मार देते हो। तो यहाँ जब करोगे ना तब दिक्कत हो जाएगी। जो आपको कॉन्फिडेंस है उसको तो एकदम 100% करना ही है, उसमें दाएं बाएं नहीं होना है, और वो किसी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। 2-4 नंबर से तभी आप बाहर होते हो जब आपके जो आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक है। मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं, ये कब होता है, 1899 से 1900 के बीच में। बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था, इनको धात्री आबा का अवतार भी माना जाता था। कोल विद्रोह जो अभी मैंने आपको बताया, कोल विद्रोह, ये बुद्धो भगत सिद्धो गंगा नारायण भी थे इनके साथ। तो ये 1830-31 में होता है, लेकिन मेन नेता कौन है, बुद्धो भगत, और ये सिंह भूमि के इलाके में ही होता है, जो छोटा नागपुर पठार के ही का ही हिस्सा है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। गंगा नारायण बाद में इससे जुड़ जाते हैं कोल विद्रोह से। हौज विद्रोह कब होता है, तो 1820-21 में ये हौज विद्रोह होता है, और उसका केंद्र कौन सा होता है, संथाल परगना, यही इसका केंद्र होता है, ठीक है, याद रखना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन जो है, भारत के कौन से शासक होते हैं जो ईस्ट इंडिया खिलाफ, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करते हैं, तो ये हैदराबाद का निजाम होता है, जो इनके खिलाफ कोई किसी भी तरीके का कदम नहीं उठाता है, विद्रोह नहीं करता है। और कौन कौन से शासक हैं जो मतलब कि अंग्रेजों का साथ देते हैं, वो आपको याद करना है, कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति जो आक्रामक नीति है वो किसके द्वारा लाई गई, तो आप बताएंगे कुशल आक्रमणीयता की जो नीति थी उस समय पे, उसको हटा के लॉर्ड लिटन द्वारा अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया, जिसको प्रति आक्रामक, मतलब कि आक्रामक नीति भी कहते हैं। तो ये किसके खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ। ये किसके द्वारा लाई गई, तो आप बताएंगे कि लॉर्ड लिटन द्वारा लाई गई। अफगानिस्तान के साथ जब तीसरा युद्ध होता है, तो उस समय 1879 में गंडमक की संधि होती है। तो गंडमक की संधि किसके साथ होती है, अफगानिस्तान के साथ। ये याद रखना है। जल्दी जल्दी करवाऊंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी नहीं बता सकता, सब गोबर गोबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहीं पे वही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ये हटा दिया गया था। दोनों इन्फॉर्मेशन पूछी जाती हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो है, इसकी रचना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने की। कब की, 1875 में। और मतलब कि 1875 में इन्होंने आर्य समाज की रचना की, मतलब जो संस्थान था आर्य समाज, उसकी स्थापना 1875 में की। और सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो, उसकी स्थापना भी यही करते हैं दयानंद सरस्वती जी। विवेकानंद जो है, शिकागो में जो धर्म सम्मेलन होता है वहां पे कब जाते हैं, कब भाषण देते हैं, तो 1893 में। अमृत बाजार पत्रिका जो है, इसके जो हेड है, या कौन किसके द्वारा ये संपादित की जाती है, तो शिशिर कुमार घोष जी हैं, ठीक है। बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब बने, तो 1937 से 1942 के बीच में बीडी सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनते हैं। और इनके द्वारा कौन सा संगठन बनाया जाता है, अभिनव भारत, ठीक है। और देखो क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं एसी मंजूमदार। और इसी में क्या होता है, जो हिंदू मतलब की महासभा या कांग्रेस है, जो मुस्लिम लीग है, ये दोनों इकट्ठा होते हैं, एक मंच पे आते हैं। और कांग्रेस में ही दो दलों में, जिसमें 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है, उसके बाद ये लोग भी साथ आते हैं, गरम दल और नरम दल। तो ऐसा कौन सा अधिवेशन होता है, वो लखनऊ का 1916 का अधिवेशन होता है। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो उसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार जी करते हैं। सर स्टेफर्ड क्रिप्स कब पहुंचे दिल्ली, तो आप बताएंगे 23 मार्च 1942 को ये पहुंचते हैं। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, जिसको माउंट बेटन योजना के तहत लाया गया था कि भारत को अब स्वतंत्र करना है, तो वो जो ये विधेयक जो लाया गया था, वो कब लाया गया था, ये आपसे सवाल पूछा गया। ये इंग्लैंड की जो संसद है वहीं पे लाया गया था, क्योंकि वहीं से पास होके फिर यहाँ पे वही चीजें गवर्न होनी थी। तो ये बताना है आपको कब लाया गया था। तो ये सबसे पहले शुरुआत में 4 जुलाई 1947 को लाया गया। ये हाउस ऑफ कॉमन्स, जो इंग्लैंड की एक सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके द्वारा 15 जुलाई 1947 को पारित हो जाता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 16 जुलाई को पारित हो जाता है।
और इसको 18 जुलाई को राज्य की स्वीकृति मिल जाती है। तो ये सारी डेट आपसे पूछी गई थी, वही मैंने आपको एक जगह कलेक्ट करके बता दी। भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई, तो आप बताएंगे कि ये उसमें पेंट किसने किया, तो अविनाश टैगोर जी ने किया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव है जिसको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा होती है, 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा होती है। ये किस क्रांति का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, तो आप बताएंगे ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था जो 1789 में होती है। ठीक है। गीता रहस्य किसकी बुक है, तो आप बताएंगे तिलक जी की बुक है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये किसकी बुक है, तो ये महात्मा गांधी की बुक है, जो मतलब कि गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मानते हैं। और आपसे ये भी सवाल पूछा गया था कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो आपको बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ठीक है। देखो 1904 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, इस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इस समय आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन था। इंपॉर्टेंट ये है कि उससे पहले 1902 में टॉमस रेले की जो रेले टॉमस रेले एक व्यक्ति था, उसकी अध्यक्षता में एक जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और उसी ने ये अनुशंसा की जिसके आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया। उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। उदारवादी अखबार कौन था, जो उदारवादी नीतियों का मतलब कोई प्रशंसक था, तो लीडर था इसके संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। ये किसने कहा था, जो कथन मैं आपको बताने वाला हूं, इस तरह का कथन किसने कहा था वो आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप की एक पुस्तकालय की एक अलमारी ना, उसकी जो किताबें हैं वो भारत और अरब के जितने भी साहित्य हैं उनसे अधिक मूल्यवान है। तो ऐसा कहने वाला कौन कौन व्यक्ति था जिसने अंग्रेजी को यहाँ सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया, वो कौन था, थोपा हम्पे। तो ये कौन था, लॉर्ड मैकाले था, ये आपको याद रखना है। ये इस समय गवर्नर जनरल कौन था जब लॉर्ड मैकाले ने ये सब किया था, तो आप ये बताओगे। सब कुछ बता चुका हूं तो आपको याद होना चाहिए। राजा राम मोहन राय के विषय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, देखो उसको समझ लो क्योंकि इनसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। देखो भारतीय पुनः जागरण का पिता किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय को। अतीत और भविष्य का सेतु किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। नव भारत का पैगंबर कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, युग दूत कहा जाता है, भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो इतनी सारी उपमाओं से इनको संबोधित किया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है। अब राजा राम मोहन के विषय में ब्रह्म समाज या कब बनाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जब मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा इतने बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बिहार स्पेशल पढ़ाया है उसी तरीके से मैं सारी की सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ। आप सब जुड़े रहिएगा। और बिहार के जो एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बहुत सारी क्लासेस मेंस की लेने वाला हूँ, कुछ मॉड्यूल बना के, जिससे आपका मतलब कि जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन हो जाए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब चीज का मेंस के रूप में, करंट अफेयर का, जिससे आपको कुछ भी तरीके की परेशानी ना हो। आप सिर्फ प्रैक्टिस करें और अपने क्वेश्चन को लिखें और मेरे पास भेजते रहे, मैं उनको मतलब कि चेक करके आपको दूंगा। ठीक है। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो डेविस हेयर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है। राजा राम मोहन राय भी इससे जुड़े होते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की जाती है। सती प्रथा का जो मतलब कि जिसपे प्रतिबंध लगा था, तो उसके जो मतलब कि सबसे बड़े प्रणेता थे जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। इन्हीं के प्रयास से विलियम बेंटिंक द्वारा एक कानून लाया गया जिसका जो नियम 17 है उसके तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का कौन सी थी, तो आप बताएंगे तूफत उल मुहावदीन जो है, ये इनकी पहली पुस्तक थी। ये 1803 में प्रकाशित होती है। इस पे जो हिंदू धर्म के पाखंड हैं, धार्मिक विश्वास हैं या धार्मिक पाठखंड है, उस पे इसमें चोट की गई थी। और 1815 में जो इनकी बुक आई उसका नाम क्या था, वेदांत ग्रंथ। ये सवाल आपसे पूछा गया था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1839 में ढाका में तायूनी आंदोलन कौन चलाया था, तो आप बताएंगे जौनपुर के करामत अली द्वारा ढाका के तायूनी में ये आंदोलन, फराजी आंदोलन के विद्रोह में तायूनी आंदोलन चलाया गया था। फराजी आंदोलन के हेड कौन है, आपको 50 बार बता चुका हूं। 1818 में इसके जो हेड होते हैं वो हाजी शरीयतुल्लाह होते हैं। अभी मैंने इनके पुत्र के विषय में बताया, वो भी याद रखना। सैयद हैदर अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे, तो जमालुद्दीन अफगानी। ये व्यक्ति सैयद हैदर
मतलब सर सैयद अहमद खान के सबसे बड़े आलोचक थे। ये आपको कलेक्ट करना है इन्फॉर्मेशन। महात्मा गांधी जब वो मतलब ये अफ्रीका केस लड़ने जाते हैं तो किसका केस लड़ने जाते हैं? तो ये बताना कि 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। गुजरात के एक दादा अब्दुल्ला नाम के व्यापारी थे, उनकी कुछ समस्याएं थी, उन्हीं का केस लड़ने ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। जो बंगाल नाटक नील दर्पण है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो आप बताएंगे माइकल मधुसूदन दत्त ने इसका जो नील दर्पण है बंगाली नाटक है उसका अनुवाद किया था। ठीक है। पंजाब हिंदू जो सभा है इसकी स्थापना कब होती है? 1909 में। जब हिंदू महासभा की स्थापना होती है हिंदू सभा की, तो पहले रीजनल रूप से होती है, बहुत सारे रीजनों में बसा मतलब कि इसका गठन किया जाता है, तब फिर नेशनल रूप से होती है। तो वहीं पे पंजाब में सबसे पहले होती है पंजाब हिंदू सभा, तो उसकी स्थापना कब होती है? 1909 में होती है। ताना भगत आंदोलन कब चलाया जाता है? तो 1914 में चलाया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि मिलान के रूप में इस तरह के जो आंदोलन है, जो मतलब कि जैसे संथाल मूवमेंट हो गया और कोल हो गया, मुंडा हो गया, ताना भगत हो गया, तो ये सबका मिलान पूछता है। ठीक है, तो वो याद रखना। कुछ और मिलान है। मैकडोनाल्ड जो है इसके द्वारा क्या लाया गया था? कम्युनल अवार्ड लाया गया था, जो मैं आपको कल बताया हूँ। लिन लिथगो के द्वारा क्या लाया गया था? तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। डलहौजी के द्वारा क्या लाया गया था? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया गया था। चेम्सफोर्ड के द्वारा द्वैध शासन 1919 का जो एक्ट था उसके द्वारा लाया गया था। एका आंदोलन जो है ये कहाँ होता है? आप बताएंगे। एका आंदोलन जो है अवध के क्षेत्र में होता है, और इसके प्रमुख नेता जो होते हैं वो मदारी पासी जी होते हैं। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो रेड शर्ट के नाम से किसको जाना जाता है? जो खान गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार थे, उनको रेड शर्ट के नाम से भी जाना जाता था। लाल कुर्ती आंदोलन इसको बोला जाता था। जो इनको जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता था। फरब ए अफगान की इनको उपाधि भी दी गई थी। इनकी एक पत्रिका थी जिसका नाम था पख्तून। तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में रखनी है, पीडीएफ दे दूंगा, और चुपचाप इसको याद करते जाना। एक बार मतलब पढ़ोगे तो चीजें कम से कम एग्जाम में तो सही हो ही जाएंगी। मेमोराइज आपके दिमाग में इतना जल्दी भले ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इनमें से कोई सवाल आता है, और ये डेफिनेट है कि भाई इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा, तो कम से कम ऑप्शन इस तरीके के आएंगे जिससे आप सवाल को हल कर पाए, इलिमिनेट कर पाए। तो आपको ये बहुत ज्यादा मददगार होने वाले हैं। ये सेशन 10-10, 15-15 मिनट के, 20 मिनट के जो होते हैं, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं एक जगह पे कलेक्ट करके दे देता हूँ। ठीक है। जमींदारों द्वारा किसको से मांगा जाने वाला जो बेगार या अवैध उपकर था, जो जबरदस्ती मांगते थे, उसको क्या कहते थे? तो उसको बोला जाता वे थी। मैं जहां हूं जगदीशपुर वहीं है, ये कौन कहते थे? ये कुंवर सिंह कहते थे। ठीक है, उनका कथन है ये। बिरसा मुंडा द्वारा नियुक्त कमांडर इन चीफ कौन था? बहुत सारे ऑप्शन थे, दुनका मुंडा, सिंगा मुंडा, तो ये सब मतलब कि बिरसा मुंडा द्वारा नियुक्त कमांडर थे क्या? तो आप बताएंगे नहीं, बिरसा मुंडा ने किसी को भी कमांडर अपना नियुक्त नहीं किया था। ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार जो था वो कौन था? वो द बिहार हेराल्ड था। ये पटना से प्रकाशित होने वाला बिहार का पहला अखबार था। और इसके संपादक कौन होते हैं? गुरु प्रसाद सेन जी होते हैं इसके संपादक। तो ठीक है, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। और आपको करना क्या है? मैंने आपको 50 बार बता दिया है कि 9667305679 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसकी पीडीएफ ले लेनी है, और सामने रख के सारी मतलब की चीजें पढ़ लेनी है। इस नाम से हिंदी मीडियम इस तरीके का लोगो होगा, हिंदी मीडियम चैनल है, वहीं पे यूट्यूब पे, वहीं पे ये सारी क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक होता है, तो वहीं से आप टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, जिससे क्या हो, आपको जो पीडीएफ है सारी एक जगह पे मिल जाए। ठीक है, आप पहले इस पे कनेक्ट कर सकते हो, ना हो तो टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लो, जिसकी वजह से आपको पीडीएफ मिलने में सहूलियत हो। ठीक है। तो अब बार बार मोटिवेशन क्या दूं मैं? 6 दिन बचे हैं, आज 6 तारीख हो गई है। एडमिट कार्ड में कुछ दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से डाउनलोड नहीं हो पा रहा। कोई कह रहा 4 बजे से शुरू हो जाएगा, अब देखो कब तक होता है, वो भी अब देख लेंगे। आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना हो, अब आना तो है ही, तेरा को एग्जाम तो होना ही है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, 6 दिन बचे हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम में आप ढीले पड़ने लगो कि भाई मेरे बस का नहीं, अब एग्जाम में छोड़ दूंगा, नहीं दूंगा। ऐसा नहीं करना है। आपने इतने दिन से पढ़ाई की है, तो देखो लास्ट मोमेंट में ऐसे सब नहीं सोचा जाता। जितना भी आपने किया है उसको बस बार बार रिवाइज किया जाता है। जितना आपसे हो पाए उतना करना है होता है, होपलेस नहीं होना होता है। क्यों? क्योंकि भाई ये परेशानी सबके साथ है, किसी आप अकेले ऐसे नहीं है।
और ये मत दिमाग में रखना कि भाई बहुत पुराने पुराने लोग एग्जाम दे रहे हैं, हमसे हो ही नहीं पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का एग्जाम है, जो अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है उसी के एग्जाम हो जाता है। अभी फोकस करना है बिहार स्पेशल पे, करंट पे, और जो प्रीवियस सवाल है जो मैंने आपको कराया है ना, इस पे ज्यादा फोकस करना है। स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा कम करना है, इसलिए कम करना है क्योंकि आपने एक बार अगर चीजें पढ़ ली तो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगी। क्योंकि आपने अगर 10वीं कक्षा में भी कोई चीज पढ़ी है जीएस में, तो वो ऐसा होता है कि आपसे ऑप्शन में या देखते ही आपके दिमाग में चीजें क्लिक होने लगती हैं, भाई ये तो नहीं होगा। और इतने दिन से जीएस पढ़ ही रहे हो तो अभी उनको थोड़ा किनारे करो। जो नई वाली चीजें होती है ना, उनसे गलत होते हैं तो फिर आप बहुत पीछे होते चले जाते हो। जो भी आपके पुराने मेंटोर हैं, जो भी बच्चे हैं, उनसे जब जो भी एग्जाम दे चुके हैं, आप पूछेंगे तो आपको भी वो यही सलाह देने वाले हैं कि इस समय आप बिहार स्पेशल पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, जो प्रीवियस ईयर के सवाल है उनको देख लें, क्योंकि उनसे बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। इन्हीं की वजह से अगर 50-60 नंबर की आप मतलब कि क्वेश्चन इससे हल हो जाते हैं, तो बाकी आप चीजों को कर ले जाएंगे। मैथ और रीजनिंग जिनको आता है उनको तो सबसे पहले उनको करना है, जिससे क्या हो कि आप ये फिक्स कर लें कि भाई मेरा 10 नंबर तो फिक्स हो चुका है। जिनको थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है वो उसको बाद में कर सकते हैं, क्योंकि आप पे अगर नहीं होता है तो आप पे ये प्रेशर आ जाएगा कि देखो मेरे से हो ही नहीं रहा। तो जिसका जो पोर्शन मजबूत मजबूत है उस हिसाब से आप पेपर करिए, और इस पे ज्यादा लोड लेना की बात नहीं है। और 6 दिन में लोड लेके कुछ कर भी नहीं सकते, और ज्यादा खराब कर लोगे। इस 6 दिन को जो अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा उसका रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अभी भी लगातार पढ़ रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि लोग बोल देते हैं कि अब मत पढ़ो, रिवीजन मत करो, कुछ मत करो, अब जितना करना था कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करनी है कि एक दो अगर क्वेश्चन फंस जाते हैं तो उस टाइम पे लास्ट में पढ़ने से तो आपका भला ही होने वाला है। सारे लोग ऐसा करते हैं, जो आपको भले इधर उधर की बातें से भड़काएंगे, लेकिन आपको सिर्फ अपने पे टिके रहना है, अपने पे भरोसा करना है, दाएं बाएं की बातें नहीं सुननी है, और टू द पॉइंट पढ़ाई करनी है। अभी 6 दिन बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी ही बना दूंगा उसको भी। ठीक है, धन्यवाद।